धरती सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन लालच को पूरा करने के लिए नहीं। महात्मा गांधी के इस गहरे विचार के साथ द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख के सहारे हिमाचल प्रदेश की वादियों में चल रहे एक जरूरी संवाद को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब विकास की आकांक्षा और विस्थापन की जो आशंका है, उसके बीच का संवाद। और ये संवाद हो रहा है पहाड़ों की रानी शिमला के पास। शिमला जो सच कहें तो अपनी ही कामयाबी के बोझ तले दबता जा रहा है। आप कल्पना कीजिए, घुमावदार सड़कों पर गाड़ियों की वो लंबी कतारें, पानी की किल्लत की खबरें और वो बेतरतीब फैलता कंक्रीट का जंगल। बिल्कुल। तो इसी दबाव को कम करने के लिए एक समाधान सामने रखा गया है, एक सैटेलाइट टाउनशिप। हाँ, एक ऐसा शहर जो आधुनिक हो, व्यवस्थित हो और शिमला की विरासत को भी बचाए। मतलब कागज पर तो ये एक शानदार विचार लगता है। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब ये विचार जमीन पर उतरता है। उस जमीन पर जहां पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं और जिसे वो अपनी विरासत मानते हैं। आज हम इसी जठिया देवी सैटेलाइट टाउनशिप प्रोजेक्ट की परतों को खोलेंगे, जानेंगे कि ये योजना आखिर है क्या, क्यों स्थानीय बागी ग्राम पंचायत इसका विरोध कर रही है, और सबसे जरूरी बात, ये मामला हमें शासन, सामाजिक न्याय और विकास के हमारे मॉडल के बारे में क्या सिखाता है। बिल्कुल। और ये केस स्टडी उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो भारत में विकास की राजनीति को समझना चाहते हैं, खासकर लोक प्रशासन और गवर्नेंस के छात्रों के लिए। तो चलिए इस पूरे मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसी योजना को समझते हैं। ये जठिया देवी सैटेलाइट टाउनशिप आखिर है क्या, इसका खाका क्या है? देखिए, जैसा लेख में बताया गया है, ये शिमला से करीब 14 किलोमीटर दूर जठिया देवी इलाके में बनाने का प्रस्ताव है। अच्छा। इसका मकसद बहुत साफ है। शिमला पर जो अर्बन प्रेशर पड़ रहा है उसे कम करना, एक नया आर्थिक केंद्र बनाना और सबसे महत्वपूर्ण, पहाड़ों के लिहाज से एक ऐसा शहर बसाना जो सस्टेनेबल यानी टिकाऊ हो और डिजास्टर रेजिलिएंट भी हो, मतलब आपदाओं को झेलने की क्षमता रखता हो। हाँ, जो कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में तो बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। और ये कोई छोटी मोटी टाउनशिप तो नहीं लग रही। लेख के आंकड़े बताते हैं कि ये करीब 249 हेक्टेयर यानी लगभग 615 एकड़ में फैली होगी। ये तो बहुत बड़ा इलाका है। बहुत बड़ा। इसमें से करीब 35 हेक्टेयर जमीन सरकारी है, लेकिन बाकी जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। और योजना बहुत भव्य है। इसमें अलग अलग जोन होंगे रहने के लिए, कारोबार के लिए और प्रदूषण न फैलाने वाली इंडस्ट्रीज के लिए भी। यहाँ तक कि हरियाली, मनोरंजन और नदी के किनारे के विकास के लिए भी 16.5 हेक्टेयर जमीन रखी गई है। मुझे जो बात सबसे आकर्षक लगी वो है इसमें आधुनिक सुविधाओं पर जोर। चौड़ी सड़कें, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेलीपैड कनेक्टिविटी तक की बात है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे भविष्य के किसी पहाड़ी शहर का सपना देखा जा रहा है। लेकिन ये सपना नया नहीं है ना? इसकी योजना तो काफी पहले से चल रही थी। सही कहा आपने। इसकी परिकल्पना तो 2014 में ही कर ली गई थी। हाँ। और हाल ही में नवंबर 2025 में एक सामाजिक प्रभाव आकलन यानी सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट SIA भी किया गया। अच्छा, ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है, ये पता लगाने के लिए कि प्रोजेक्ट का स्थानीय समाज पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल। और इस आकलन में क्या सामने आया, इसका इंसानी पहलू क्या है, कितने लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं? आंकड़े बहुत स्पष्ट हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए बागी ग्राम पंचायत के 8 गांव और सोलन जिले के 8 गांव की जमीन ली जानी है। 8 गांव? हाँ, और इससे 386 परिवार सीधे तौर पर प्रभावित होंगे और 158 परिवारों की आजीविका, मतलब उनकी रोजी रोटी छिनने का खतरा है। SIA जैसी स्टडीज का मकसद यही होता है कि इन प्रभावों को पहले से समझा जाए। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब ये रिपोर्ट की बातें जमीनी हकीकत से टकराती हैं। और जठिया देवी में यही टकराव अब खुलकर सामने आ गया है। ये योजना कागज पर तो बहुत आकर्षक लगती है, स्मार्ट सिटी, चौड़ी सड़कें, हेलीपैड, लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है। जाहिर है जिन 386 परिवारों की जमीन पर यह सब बनना है, उनके लिए ये तस्वीर इतनी सुनहरी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। और यहीं से विरोध की कहानी शुरू होती है। हाँ, और ये कोई बिखरा हुआ विरोध नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बागी ग्राम पंचायत ने बाकायदा ग्राम सभा बुलाकर एक प्रस्ताव पास किया है। प्रस्ताव ये कि वो अपनी जमीन नहीं देंगे। ये एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक कदम है। ये स्थानीय लोगों की सामूहिक आवाज है जो कह रही है कि हमें ये विकास मंजूर नहीं। उनकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? क्या ये सिर्फ जमीन की कीमत का मामला है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। उनकी चिंता अपनी उपजाऊ जमीन खोने की है,
वो जमीन जो सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि उनकी खाद्य सुरक्षा और आय का जरिया है। चिंता अपने पुरखों के घर खोने की है और उस सामाजिक और धार्मिक ताने बाने के टूटने की है जो सदियों से उन गांवों में बने हुए हैं। लेख में एक स्थानीय निवासी नीरज ठाकुर की एक बात है जो दिल को छू जाती है। वो कहते हैं, सरकार उन लोगों को विस्थापित करके नए लोगों के लिए घर बनाना चाहती है जो यहाँ पीढ़ियों से रह रहे हैं। बिल्कुल, ये एक लाइन पूरे द्वंद्व को सामने रख देती है। ये जमीन के बदले सिर्फ पैसे का सवाल नहीं है, ये तो पहचान और अस्तित्व का संकट है। और यहाँ ये समझना आकर्षक है कि इस विरोध की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये सिर्फ आज की नाराजगी नहीं, इसके पीछे इतिहास का बोझ भी है। इतिहास का बोझ? हाँ, और वो बोझ है विश्वास की कमी का। विश्वास की कमी सरकार पर। ये तो भारत में लगभग हर बड़े प्रोजेक्ट में एक आम बात हो गई है। यहाँ इसका क्या संदर्भ है? एक पुराना किस्सा सुनाते हैं। वो बताते हैं कि कई साल पहले हिमुडा यानी हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा, वही एजेंसी जो इस प्रोजेक्ट को भी देख रही है? हाँ, वही एजेंसी। उसने एक माउंटेन टाउनशिप के नाम पर 350 बीघा से ज्यादा जमीन ली थी। और उस जमीन का क्या हुआ? आज तक उस पर एक ईंट भी नहीं रखी गई। वो जमीन वैसी की वैसी पड़ी है। ओहो। अब आप सोचिए, जब स्थानीय लोग ये देखते हैं तो उनके मन में क्या ख्याल आएगा? बिल्कुल। प्रधान एक और जरूरी फर्क बताते हैं। वो कहते हैं कि जो जमीन पहले ली गई थी वो बंजर थी, लेकिन इस बार सरकार उनकी सबसे कीमती उपजाऊ जमीन और उनके बने बनाए घरों को लेना चाहती है। ये तो बहुत गंभीर बात है। यानी एक पुराना जख्म है जो अभी तक भरा नहीं है, और इस ट्रस्ट डेफिसिट के होते हुए किसी भी नई योजना पर भरोसा करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बिल्कुल, और यही तर्क हमेशा दिया जाता है कि तब हालात अलग थे, अब हम ज्यादा सक्षम हैं। हाँ, लेकिन नागरिक सरकार के तर्कों पर नहीं, उसके पिछले कामों पर भरोसा करते हैं। ये मामला हमें सिखाता है कि गवर्नेंस सिर्फ योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि उन योजनाओं को लागू करके जनता का विश्वास जीतना भी है। सही बात है। एक बार विश्वास टूटता है तो उसे दोबारा बनाने में दशकों लग जाते हैं। हमने नर्मदा से लेकर सिंगूर तक यही पैटर्न देखा है। वादे किए जाते हैं, जमीन ले ली जाती है और फिर लोग खुद को ठगावा महसूस करते हैं। विश्वास की कमी के अलावा क्या और भी व्यवहारिक चिंताएं हैं? मुझे मुआवजे वाला सवाल परेशान कर रहा है। और यही इस विरोध की दूसरी और शायद सबसे ठोस परत है, मुआवजे का सवाल। लेख में एक और निवासी हीरा सिंह ठाकुर का जिक्र है। वो एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो नीति बनाने वालों को सुनना चाहिए। वो कहते हैं, मेरे और मेरे भाइयों के पास मिलाकर 12 बीघा जमीन है। जब ये हमारे बेटों और पोतों में बटेगी तो हर एक के हिस्से में क्या आएगा? वाह, ये सवाल तो सीधा व्यवस्था के दिल पर चोट करता है। ये भारत की उस सच्चाई को दिखाता है जहां ज्यादातर किसानों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं और वही पूरे परिवार का सहारा है। बिल्कुल। उनका सवाल ये है कि सरकार जो एक मुश्त मुआवजा देगी, क्या वो उस जमीन पर निर्भर पूरे परिवार की कई पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित कर सकता है? सही। क्या वो पैसा कभी उस खेत की जगह ले सकता है जो हर साल फसल देता है, जो उनके बच्चों को पालता है? ये सवाल सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये आजीविका के एक मॉडल को दूसरे से बदलने के बारे में है। मतलब एक किसान को जमीन से हटाकर आप उसे नकद पैसा दे देते हैं, लेकिन क्या आप उसे वो हुनर और सुरक्षा दे पाते हैं जो जमीन देती है? और इसका जवाब अक्सर नहीं होता है। तो इन सब गहरी चिंताओं पर सरकार या हिमुडा की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या आई है? वो मुआवजे के बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए, हिमुडा का जवाब मानक है, जो आमतौर पर ऐसे मामलों में होता है। उन्होंने कहा है कि मुआवजा मौजूदा भूमि की कीमतों और उस इलाके के कलेक्टर रेट के आधार पर तय किया जाएगा। लेकिन ये कलेक्टर रेट वाला फॉर्मूला तो हमेशा विवादों में रहता है। ये जमीन की सरकारी कीमत होती है जो अक्सर बाजार की कीमत से बहुत कम होती है। आपने सही पकड़ा। और समस्या सिर्फ बाजार की कीमत की नहीं है। कलेक्टर रेट जमीन की उत्पादकता को नहीं देखता। अच्छा। वो ये नहीं देखता कि उस जमीन पर सेब के बाग हैं या वो बंजर है। वो उस जमीन से जुड़े भावनात्मक और सामाजिक मूल्य को तो बिल्कुल भी नहीं आंकता। तो मुआवजे का ये फॉर्मूला ही अपने आप में अधूरा है। बिल्कुल। यह एक लेन देन को उसकी पूरी जटिलता में देखने के बजाय सिर्फ एक संपत्ति की खरीद फरोख्त के रूप में देखता है। तो क्या ये मामला एक डेडलॉक, एक गतिरोध की तरफ बढ़ रहा है? एक तरफ विकास का एक जरूरी प्रोजेक्ट और दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का जायज विरोध। यहीं पर कहानी में एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। अच्छा। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार हिमुडा के सीईओ और सचिव सुरेंद्र कुमार वशिष्ठ ने एक बहुत ही सुलझा हुआ बयान दिया है। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि किसी की भी जमीन जबरदस्ती नहीं ली जाएगी। जबरदस्ती नहीं ली जाएगी? ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भूमि अधिग्रहण कानून
सरकार को ये अधिकार देता है? सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने आगे जो कहा वो और भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एक बीच का रास्ता खोजा जा रहा है ताकि उपजाऊ जमीन और घरों को अधिग्रहण से बाहर रखा जा सके। वाह, यहाँ पर ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। ये बयान तो टकराव के बजाय संवाद का रास्ता खोलता है। ये तो पूरी स्थिति को बदल सकता है। बिल्कुल, और यहीं पर शासन की असली परीक्षा होती है। क्या प्रशासन अपनी बनाई हुई योजना पर अड़ा रहता है और टकराव का रास्ता चुनता है, जिससे प्रोजेक्ट सालों तक फंस जाता है? हाँ, अदालतों और प्रदर्शनों में। या फिर वो स्थानीय चिंताओं को सुनकर अपनी योजना में बदलाव लाने का लचीलापन दिखाता है? ये बीच का रास्ता खोजने की बात अगर ईमानदारी से की जाए तो ये एक ज्यादा लोकतांत्रिक और टिकाऊ विकास का मॉडल बन सकता है। इस बीच के रास्ते का मतलब क्या हो सकता है? क्या ये संभव है कि टाउनशिप भी बन जाए और लोगों की जमीन भी बच जाए? देखिए, इसके कई मॉडल हो सकते हैं। हो सकता है कि प्रोजेक्ट का डिजाइन बदला जाए और घनी आबादी वाले और ज्यादा उपजाऊ इलाकों को छोड़ दिया जाए। एक और मॉडल लैंड पूलिंग का हो सकता है, जहां किसान जमीन के मालिक बने रहते हैं और विकसित जमीन का एक हिस्सा उन्हें वापस मिलता है। अच्छा, ये भी एक तरीका है। या फिर उन्हें प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी दी जा सकती है ताकि विकास का लाभ सिर्फ नए बसने वालों को नहीं बल्कि मूल निवासियों को भी मिले। मुद्दा इच्छा शक्ति का है। अगर मंशा सिर्फ जमीन लेने की नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने की है तो रास्ते निकल सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट की सफलता और उस समुदाय की भलाई दोनों अब इसी बात पर निर्भर करेंगे कि ये बीच का रास्ता कितना वास्तविक और न्यायपूर्ण होता है। निश्चित रूप से। और ये सवाल सिर्फ जठिया देवी का नहीं है। पूरे भारत में जहां भी विकास और जमीन का सवाल आता है, ये प्रश्न केंद्र में होता है कि क्या हमारे विकास के मॉडल इतने पत्थर की लकीर है कि वो इंसानी आवाजों को सुन ही नहीं सकते, या उनमें इतनी गुंजाइश है कि वो खुद को जमीनी हकीकत के हिसाब से ढाल सकें। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? एक तरफ शिमला को बचाने की नेक नियत से भरी एक आधुनिक योजना है और दूसरी तरफ एक समुदाय है जिसकी जिंदगी, रोजी रोटी और पहचान उसी जमीन से जुड़ी है। हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि विकास सिर्फ कंक्रीट और स्टील का नाम नहीं है। सही बात है। विकास की प्रक्रिया का भी उतना ही महत्व है जितना उसके परिणाम का। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट को सिर्फ एक कागजी कार्रवाई समझना, ग्राम सभा के प्रस्तावों को नजरअंदाज करना और लोगों से संवाद ना करना, ये वो गलतियां हैं जो अच्छी से अच्छी योजनाओं को विवादों में फंसा देती हैं। मतलब ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है बल्कि पूरे देश में चल रहे विकास के द्वंद्व का एक छोटा सा प्रतिबिंब है। बिल्कुल। और गवर्नेंस के छात्रों के लिए यहाँ सबसे बड़ा सबक यही है, प्रक्रिया की पवित्रता, सैंक्टिटी ऑफ द प्रोसेस। अगर प्रक्रिया पारदर्शी, भागीदारीपूर्ण और एम्पैथेटिक हो तो लोग मुश्किल बदलावों के लिए भी तैयार हो सकते हैं। लेकिन अगर प्रक्रिया ऊपर से थोपी हुई लगेगी तो विरोध होना स्वाभाविक है। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहते हैं। लेख में बताया गया है कि इस टाउनशिप का एक लक्ष्य पर्यावरण संवेदनशील योजना यानी इको सेंसिटिव प्लानिंग को बढ़ावा देना है। हाँ, और यही एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा होता है जो इस पूरे मामले के दिल में है। सवाल ये है कि कोई प्रोजेक्ट असल में पर्यावरण संवेदनशील कैसे हो सकता है जब उसकी नींव ही उपजाऊ खेती की जमीन को खत्म करने और एक बसे बसाए ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र को उजाड़ने पर रखी जा रही हो। इस संदर्भ में पर्यावरण संवेदनशील का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ नए और अमीर निवासियों के लिए ग्रीन बिल्डिंग, सोलर पैनल और सुंदर पार्क बनाने तक सीमित है, या इसका मतलब उस जगह की मौजूदा इंसानी और कृषि परिस्थितिकी का सम्मान करना और उसे बचाना भी होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शहरी योजनाकारों, नीति निर्माताओं और एक समाज के तौर पर हम सभी को सोचना होगा कि असली सस्टेनेबिलिटी क्या है। एक नया ग्रीन शहर बसाना या एक पुराने बसे हुए कृषि समाज को जिंदा रहने देना। इस जटिल विषय पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। अगर इंडियन एक्सप्रेस के इस लेख पर आधारित हमारी ये पड़ताल आपको उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही एक और जरूरी मुद्दे की गहरी पड़ताल के साथ वापस आएंगे।